वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेज। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट के बारे में, राइट? कि डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट था ये जो CH3Cl CH3F एंड BC, मतलब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड और कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, इनके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का होता है, फिर कार्बन फ्लोरीन का, देन फिर कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन आयोडीन का। ये इनके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने एक चीज़ और ये पढ़ी थी कि जैसे है ना ये जो पायरोल है उसमें जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ओवरऑल वो टुवार्ड्स द रिंग होती है, वहीं पायरिडीन में क्या होती है? अवे फ्रॉम द रिंग होती है। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा हमने ये H2O NH3 NF3 और BF3 के डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देख लिया था। H2O का जो डायपोल मोमेंट अमोनिया से भी ज़्यादा होता है और NF3 का तो कम होता है ही। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अगर है ना टू अपोजिंग फोर्सेस, मतलब एक जैसे एक प्लस आई है और एक माइनस आई है, ठीक है, अगर लग रहे हो तो यहाँ पे देखो इनके बीच में जो एंगल है ना वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा। तो इसके कारण क्या होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ना जो डायपोल मोमेंट इस वाले में, थर्ड वाले में रहता है। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। ये ओपन बुक वाले थे, डायपोल मोमेंट ऑफ ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल, मतलब जैसे है ना OH है, अगर 1,4 पोजीशन पे तो उनका 0 नहीं होता। ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनका डायपोल मोमेंट है ना कुछ होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे है ना, इस वाले सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन है ना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस टाइप वाले जो मॉलिक्यूल हो गए ना, जैसे H2O2 हो गया, H2SL2 हो गया, और ये फिनो मतलब 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। अगर यहाँ पे थायो ग्रुप लगाया, SR ग्रुप लगाया, तो उन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। ये चीज़ भी हमने कल डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ हमने ये देखी थी कि ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये दोनों रिंग में अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और अगर दोनों रिंग में अगर एरोमेटिसिटी आ रही है ना, तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे है ना जैसे इस रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दोनों रिंग एरोमेटिक होएगी, तो एक रिंग एरोमेटिक होएगी और दूसरी एंटी एरोमेटिक हो रही है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड पूरा एग्जिस्ट करेगा, डबल बॉन्ड ही रहेगा, वहाँ पे चार्ज जनरेशन को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी फेवर नहीं कर सकती एक रिंग में भी। तो देखो इस कंडीशन में तो यहाँ पे दोनों में एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो चुका है, क्यू जनरेट हो चुका है ना। और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर Q जनरेट हो गया तो D तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं? पोलर हो जाते हैं। इस टाइप वाले बॉन्ड हमने देख लिए थे। एक हमने वो देखा था कि सिस और ट्रांस वाले में देखा था कि वैसे तो इन जनरल तो सिस वाले का है ना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है देन ट्रांस वाले से, लेकिन अगर अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहे हो तो ट्रांस वाले का ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इधर से प्लस आई लगा, इधर से भी इसका माइनस आई लग रहा है, तो इनके जो बीच में जो एंगल था वो कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो ये जो ट्रांस वाला था वो ज़्यादा, थीटा इसके बीच में 0 डिग्री हो गया, तो ट्रांस वाला ज़्यादा पोलर रहेगा देन द सिस वाले से, क्योंकि सिस वाले में तो यहाँ पे देखो एंगल ये ऐसे है एंगल और ये ऐसे है। ये जो प्लस वाला इफेक्ट है, प्लस आई वाले इफेक्ट के कारण ऐसे है, और माइनस आई वाले इफेक्ट के कारण ये ऐसे है। तो इनके बीच में जो थीटा है ना 0 से तो कुछ ना कुछ ज़्यादा है, 180 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा? ट्रांस से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। और एक ये चीज़ें भी, ये जो जितने भी ये होते हैं ना नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स, ये इथाइलिन, एसिटाइलिन, बेंजीन, नेफ्थलीन, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ओनली, ठीक है, वो कैसे रहते हैं? नॉन पोलर रहते हैं। एक एग्जांपल है इसमें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन मॉलिक्यूल पोलर है, वो क्या है? एजुलिन होता है। उसमें एक 7 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच रहती है, और उसमें है ना 7 मेंबर रिंग में है ना डायपोल मोमेंट के मतलब एरोमेटिसिटी जनरेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ना इलेक्ट्रॉन्स का
जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर अब दोनों रिंग में क्या हो रहा है कि ना एरोमेटिसिटी है इस कंडीशन में, तो ये जो चार्ज है ना ये रहेगा, तो इस कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट कितना होता है एजुलिन का 0.8 डिबाई होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा था कि जैसे बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, जो दोनों एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है दोनों बॉन्डेड एटम्स के में, तो वो जो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वो पोलर हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हमने एज ए डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में हमने मेजर किया है। अब ये देखना है कि जो डाइपोल मोमेंट के कारण जो परसेंट कोवलेंट बॉन्ड में परसेंट आयनिक करेक्टर आए कितने हैं आखिर। भाई 10% आए हैं, 20% आए हैं, 30% आए हैं। ये एग्जाम में है ना क्वेश्चन पूछता है कि कितने परसेंट आए, एक्चुअल मेजरमेंट करना है। तो आज का लेक्चर इससे रिलेटेड होने वाला है। और फाजान्स जो रूल होता है वो बोलता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर कितने हैं, ये फाजान्स रूल बोलता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर रहता है। और इसी तरह से कोई भी जो बॉन्ड है, मतलब रहते हैं कोवलेंट तो रह सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक करेक्टर आ जाएगा। सो डाइपोल मोमेंट डील्स विद द परसेंट आयनिक करेक्टर इन द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग से दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, जैसे ए और बी है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है ना। जैसे ए और बी ने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास था। ठीक है, इनका ना तो इसने इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर रखा था कंप्लीट, और ना ही इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा था। तो ये दोनों आएंगे कि हम दोनों ही अभी अनस्टेबल है, तो दोनों खुद की स्टेबिलिटी के लिए भाई हम क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर हम आपस में बांट के रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बोलेगा मेरे बढ़ जाएगा, तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लूँगा। तो ये आपस में इस तरह से इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया, या फिर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, इस टाइप से इनका होता है। तो अब ये बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन बी का क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उसको खींचने की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, साझा तो कर लिया, अब रहना तो बीचों बीच चाहिए, वो तो कब रहेगा, जब अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम रहेगी। लेकिन इसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इस जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बीचों बीच ना रह के ये क्या होगा, बी की तरफ ज़्यादा है ना, टुवार्ड्स से बी ज़्यादा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो बी के साइड ज़्यादा रहेगा। और फिर अब जब इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे रहने वाले, जो इलेक्ट्रॉन रहने बीच में चाहिए थे, वो बी की साइड चले गए, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज लेके चले गए, तो ए पे कौन सा चार्ज रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो मतलब जो अगर ये इस पर अगर कोई ये बीचों बीच इलेक्ट्रॉन पेयर रहता, अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम रहती, तो यहाँ पे कोई चार्ज जनरेशन है ही नहीं, तो ये कैसा था, कोवलेंट बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन अगर अगर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बी की ज़्यादा है देन ऐसे, तो इस बॉन्ड में क्या जनरेट हो रहा है, चार्ज जनरेट हो गया, चार्ज सेपरेशन जनरेट हो गया। मतलब इसमें चार्ज का मतलब क्या होता है, आयनिक करेक्टर का आना। तो मतलब इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो गया, आयनिक करेक्टर आ गए। तो अब ये आयनिक करेक्टर कितने आए, इसी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट को मेजरमेंट करते हैं। अब वो परसेंट आयनिक करेक्टर हम कैसे निकालेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर आए। अब जैसे मान लो कि सपोज कोई बॉन्ड है, यहाँ पे जैसे ए बी मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, हमने ए बी मॉलिक्यूल लिया। अगर ए बी मॉलिक्यूल के बीच में हम पहली कंडीशन देखते हैं कि ए और बी के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो बी पे क्या रहेगा, -1 चार्ज रहेगा, और ए पे क्या रहेगा, +1 चार्ज रहेगा। इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, चार्ज सेपरेशन, जो Q मतलब है ना, Q इंटू डी होता है ना, तो D और चार्ज क्या कितना है यहाँ पे, पूरा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो E मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा जो कंप्लीट है ना चार्ज का
कंप्लीट इस पे नेगेटिव चार्ज है और कंप्लीट इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻�9 कूलाम, या फिर ESU में जो भी यूनिट लिखते हैं। अगर इस पे माइनस का 2 चार्ज है और इस पे प्लस का 2 चार्ज है तो म्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना चार्ज, -2, तो कितना चार्ज है, 2E, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई D, है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे -3 चार्ज है, अगर है ना -3 चार्ज है तो Q कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई D इसका म्यू हो गया। इसी तरीके से इस पे कितना भी चार्ज हो, म्यू क्या हो जाएगा, NE कितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू D, ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो क्या होता है, डेबाई होता है। ठीक है, लेकिन डेबाई किसके बराबर होता है, ESU सेंटीमीटर में होता है, चार्ज है ना ESU में ले रहे हैं, और इंटू D किस में, सेंटीमीटर में। तो एक डिबाई किसके बराबर होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे है ना ESU में चार्ज कितना होता है, हम तो कूलाम में पढ़ते हैं अभी तक, जैसे इन जनरल पढ़ा था, तो कूलाम में तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन ESU में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, मतलब ये अगर देखा जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम किसके बराबर है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU के बराबर है। ठीक है, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे ESU में चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में है ना चार्ज ESU में ही दिया हुआ होता है। अब देखो, अगर ये है ना, अब ये A और B के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, A से ज़्यादा है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो क्या होंगे, ये जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो B की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होएगा वो कितना होएगा, Q। अब यहाँ पे 100% चार्ज सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Q मल्टीप्लाइड बाई D। अब अगर यहाँ पे देखो परसेंट आयनिक करेक्टर क्या होंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, डिवाइडेड बाय आयनिक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब अगर देखा जाए तो ये कितना है, कोवलेंट बॉन्ड का कितना है, म्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी हो गया कोवलेंट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, है ना। और आयनिक बॉन्ड का कितना हो जाएगा, जितना उस पर चार्ज रहेगा, है ना, एन ई इंटू डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, है ना, कि कितना निकल के आया। और इसे क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल बोलते हैं। ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे बी पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरा एक, और यहाँ पे A+1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या होता है कि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके कारण ये जो डाइपोल मोमेंट निकल के आया है वो क्या कहलाएगा, म्यू एक्सपेरिमेंटल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, म्यू थ्योरेटिकल कहलाएगा इंटू 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंट आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ा सा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अगर कह सकते हैं, अगर जनरल मैथ है ना, जनरल मैथ में क्या होता है कि जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये अगर 100% है, अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तो या फिर इसे ऐसे देख सकते हो आप, अगर भाई है ना कंप्लीट, अगर इसमें है ना जैसे ए और बी है ना, तो इस पे जो है ना अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता तो बी पे तो क्या होता, -1 नेगेटिव चार्ज आता और ए पे +1 आता। तो यहाँ पे अगर है ना कंप्लीट ट्रांसफर में तो 1 हो गया, लेकिन होता कैसा है, पार्शियल है, पार्शियल ट्रांसफर होता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव। अब मान लो कि ये 0.3 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पे जो परसेंट आयनिक करेक्टर होंगे वो कितने होंगे, 30% परसेंट आयनिक करेक्टर होंगे। ये सिर्फ जनरल मैथ्स है भाई। अगर मैक्सिमम कितना हो सकता था 1, और हुआ कितना है, उसका जो भाई हुआ कितना है डिवाइडेड बाई मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, ठीक है, इंटू 100। बस यही है, जनरल मैथ्स है ये, कैसे कि परसेंट आयनिक करेक्टर निकालें। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl कितना है, 1.08 डिबाई है, ठीक है।
HCl मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है 1.08 डिबाई है और जो डिस्टेंस जो d है वो कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉम है। देन फाइंड आउट द पार्शियल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड ए क्लोरीन। पार्शियल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड ए क्लोरीन पे है ना हमें पार्शियल चार्ज निकालना है। MuHCl कितना दिया हुआ है 1.08 डिबाई दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। म्यू एक्सपेरिमेंटली है ये, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू डी होता है। अब हमें यहाँ पे Q निकालना है तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू बटा डी हो जाएगा। म्यू कितना दे रखा है 1.08 डिबाई और डी कितना दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिबाई में दे रखा है और ये है ना मीटर में दे रखा है तो ये डिबाई यूनिट तो हम यूज नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हमें ESU सेंटीमीटर यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर है ना देखो एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर और 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तो क्या है जो डिबाई इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे है ना एंगस्ट्रॉम को किस में ले लेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 1.08 डिबाई इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर आ गया और इसमें जो डी का भाग देंगे 1.27 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर में ही लेंगे, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे देखो यहाँ से है ना ये 10 टू दी पावर ये कैंसिल आउट होएगा तो ऊपर 10 टू दी पावर -10 आएगा और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1.27 का इसमें 1.08 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा 0.85 आएगा, ठीक है। तो ये चार्ज कितना आ गया 0.85 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU कितना ESU में है। और हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ESU में 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ESU यूनिट में। एक इलेक्ट्रॉन का ESU में ये चार्ज हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.85 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU, ठीक है। अब है ना जो जैसे H और ये Cl है तो इस पे है ना इस पे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा पार्शियली। तो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव में तो आएगी क्लोराइड पे और पॉजिटिव में आएगी हाइड्रोजन पे। तो इस प्रकार से हम जो पार्शियल चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 0.78। डाइपोल मोमेंट कितना बता रखा है 0.78 इंटू 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो अगर डिबाई में देखो तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है एक डिबाई होता है। तो अगर ये डिबाई में देखा जाए चार्ज तो कितना हो जाएगा 0.78 डिबाई हो जाएगा, ठीक है। एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी है डी कितनी है 1.4 एंगस्ट्रॉम है। देन फाइंड आउट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन HBr। परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने हैं HBr में, ठीक है। तो म्यू कोवलेंट कितना दे रखा है 0.78 इंटू 10 टू दी पावर -18 ESU दे रखा है। अब हमें निकालना है म्यू आयनिक निकालना है। म्यू आयनिक कितना होता है Ne इंटू डी। एन क्या है यहाँ पे ये कौन सा मॉलिक्यूल है HBr है ना, ठीक है। तो N इज इक्वल टू Br पे माइनस का 1 नेगेटिव चार्ज आएगा और H पे प्लस का 1 रहेगा। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया है ना। N इज इक्वल टू 1 हो गया और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ESU में 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.4 एंगस्ट्रॉम। अब ऊपर क्या है ये हमारे जो ये है ऊपर दे रखा है ये ESU सेंटीमीटर में दे रखा है। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी लेंगे हम सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। तो ESU सेंटीमीटर से ESU सेंटीमीटर कट जाएगा ऊपर भाई। इसकी यूनिट कितनी है 4.8
देखो ये 10⁻⁻10 और 10⁻⁻8 को यहाँ पे ना कलेक्टिवली 10⁻⁻18 लिख दिया। इसकी यूनिट ESU सेंटीमीटर है, इसकी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की ESU है, और जो डिस्टेंस है उसकी किस में आई है, सेंटीमीटर में आई है, डी की है ना। तो ESU सेंटीमीटर से ESU सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻18 से 10⁻⁻18 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचा है, 0.78/4.8 इंटू 1.4 है ना। जब इनको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में लेने के लिए है ना, तो ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने पे जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 11.37% क्या होगा इस बॉन्ड में आयनिक करेक्ट परसेंटेज आयनिक करेक्टर होंगे HBr में। ठीक है, देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो ना तो इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास है ना, जैसे μHBr है, हमारा एक्सपेरिमेंटली हमने कितना निकाला है, इसका जो डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है 0.78 dBi आ रहा है। इसे अभी कोवलेंट बॉन्ड में कितने जो भी परसेंटेज है ना आयनिक करेक्टर के कारण। लेकिन अगर ये जो HBr बॉन्ड है 100% अगर ये आयनिक होता तो इसमें जो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता n बाई नंबर कितना, अगर -1 चार्ज है एन कितना चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इन दोनों के बीच में आयंस के बीच में H+ और Br- के बीच में डिस्टेंस ये होता। ठीक है, अगर ये 100% आयनिक होता तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू होती है ना वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाती है। ठीक है, और हमारा एक्सपेरिमेंटली आ रहा है इतना है, ये कितना है अगर हम 100% आयनिक मान के चले, और ये हमारा डायपोल मोमेंट आ रहा है इतना है। डायपोल मोमेंट किसके कारण आएगा, उसमें ना जो चार्ज सेपरेशन और डिस्टेंस के कारण आएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होएगा उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा। लेकिन 100% ये तो कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें चार्ज सेपरेशन 100% तो नहीं रहेगा, कुछ होएगा। ठीक है, तो वो कितना होएगा उसे ही हमने क्या बोल दिया, एक्सपेरिमेंटल बोल दिया। ठीक है, और अगर 100% मान के चलते तो उसे हम क्या बोल देते, म्यू आयनिक बोल दिया या फिर थ्योरेटिकल बोल दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास आया इतना है, जैसे ये म्यू एक्सपेरिमेंटल इतना है और म्यू थ्योरेटिकल, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100 कर देंगे तो जो बॉन्ड होगा हमारा उसमें परसेंट आयनिक करेक्टर बता देगा, भाई इतने परसेंट आयनिक करेक्टर है इस बॉन्ड में। सिंपल मैथ है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ऑफ ए HCl कितना है, 1.08 dBi है। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंट आयनिक करेक्टर इफ, ये दे रखा है रेडियस ऑफ ए H+ आयन एंड रेडियस ऑफ ए क्लोराइड आयन। तो इससे सबसे पहले तो हमें जो D क्या होता है, रेडियस ऑफ ए कैटायन है ना, रेडियस ऑफ ए कैटायन प्लस रेडियस ऑफ ए एनायन होता है ना, वो D होता है। तो इन दोनों को जब टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, D आ जाएगा, रेडियस ऑफ ए कैटायन माइनस प्लस रेडियस ऑफ ए एनायन, तो ये क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो 1.275। ठीक है, अब ये क्या है जो दिया हुआ, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अब म्यू है ना, जो थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो NE इंटू डी है ना। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू थ्योरेटिकल हो जाएगा। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ही ली, 1.275 एंगस्ट्रॉम है। n इज इक्वल टू कितना है, 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर ESU में देखें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे जो एक्सपेरिमेंटल है 1.08 इंटू 10⁻⁻18 है ना, ESU में रख देंगे। 1 dBi इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻18 ESU होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी ESU सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻ESU, और इसे रख देंगे सेंटीमीटर, जो D की वैल्यू है वो रखेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो 1.275 इंटू 10⁻⁸ हो गया। ये -8 और ये 10⁻⁻10 टोटल 18 हो गया। तो ये ऊपर वाली 10⁻18 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 1.08 और ESU सेंटीमीटर इस यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में ले रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर देंगे। ठीक है, तो 1.08 अपॉन 4.8 इंटू 1.275 है ना। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, परसेंट आयनिक करेक्टर कितना आएगा, 17.6% आ गया। तो इस जो HCl बॉन्ड है उसमें कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, 17.6% आयनिक करेक्टर है।
नेक्स्ट है डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज ए डायपोल मोमेंट, कितना है डायटोमिक मॉलिक्यूल का 1.2 dB है, मतलब ये क्या है म्यू एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इफ द बॉन्ड लेंथ इज 1.1 इंटू 10⁻⁻8 ESU, जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो ही d होती है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज डज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम, ये अब यहाँ पे म्यू इंटू क्यू इंटू डी, हमें डी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि चार्ज का कितना फ्रैक्शन होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू बटा डी होगा। और म्यू भी किस में दे रखा है, डिबाई में, और ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको डिबाई को ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कर रखा है, ESU सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तभी कैंसिल आउट हो पाएगा और चार्ज है ना ESU में आ पाएगा ना, तो 1 dB इज इक्वल टू 10⁻⁻18 होता है, ESU सेंटीमीटर होता है, तो ये ESU सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो गई। और नीचे D किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, और ये 10⁻⁻8 है, ऊपर 10⁻⁻18 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर 10⁻⁻10 आ जाएगा। तो क्या आ गया, क्यू क्या आ गया, 1.2 इंटू 10⁻10 ESU आ गया, ठीक है। ये यूनिट क्या है चार्ज की, यहाँ पे ESU है। अब यहाँ पे ये देखो, ये पूछ रहा है अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, जैसे A और B है, ठीक है, तो B पे नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा पार्शली, और जिसकी कम रहेगी उस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो 1.2 इंटू 10⁻10 ESU है, ये इस जो एनायन रहेगा उस पे तो क्या कैसा, जो पार्शली जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे तो यही चार्ज किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, -1.2 इंटू 10⁻10 ESU। और इस कैटायन पे कैसा, जो पार्शली जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें यही चार्ज किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, +1.2 इंटू 10⁻10 ESU, ठीक है। समझ में आया। अगर परसेंट आयनिक करेक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, जो डायपोल मोमेंट है ना, कोवलेंट बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है म्यू कोवलेंट अपॉन NE इंटू डी, मतलब 100% आयनिक मान के चल रहे हैं तब, है ना। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, 1.2 इंटू 10⁻18 ESU अपॉन n कितना है, 1 है, इंटू अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में रखेंगे तो 4.08 इंटू 10⁻10 ESU। शायद मैंने बीच में कहीं है ना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज को 4.8 कर दिया था ESU में, ये 4.08 है, सॉरी, है ना, कहीं बोलने में मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे ये 4.8 कर दिया, ये है ना 4.08 है, शायद अब तक ऊपर, ये देखो यहाँ पे भी लिखने में भी 4.8 ही कर दिया, 4.08 है, ये 4.8 है या 4.08 है, 4.8 ही है शायद, अच्छा वही 4.8 ही है, ओके 4.8 ही है। चलो 4.8 ही है ना, ठीक है, एक बार और चेक कर, 4 है ना, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU है, मतलब ऑब्वियसली वो माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे वैसे तो माइनस का साइन मेंशन करना चाहिए, यहाँ पे ना ये माइनस का साइन मेंशन करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये कितना माइनस में ही रहता है, तो माइनस का 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है, ठीक है। हाँ हमने यहाँ तक देख लिया था। अगर हमें परसेंटेज ऑफ ए फ्रैक्शन निकालने हो तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25% आएगा, और फ्रैक्शन में कितना आएगा, 0.25, है ना, आ जाएगा। अब फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज ऑन ईच एटम निकालना हो तो क्या करेंगे, Q है ना अपॉन NE, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज हो जाएगा ईच एटम पे, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ ए मॉलिक्यूल MX3 है जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, देन द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूजिंग MR, मतलब जो सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है अगर कोई MX3 टाइप का मॉलिक्यूल है और उसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0 है, तो ये जो M का जो है ना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा,
है ना, एम ने कौन से है ना सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यूज किए हैं। तो देखो ये सिंपल सी बात है, अगर है ना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये यूज करेगा सिग्मा बॉन्डिंग, तो इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीचों बीच रहेगा, और इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, इस mx बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है 180 डिग्री पे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और वैल्यू भी सेम है क्योंकि सारे ही mx बॉन्ड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ऑफ एच एक्स कितना है, 2.59 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम्ब मीटर में दिया है। अब तक हमने यूनिट कौन सी देख रहे थे, ESU सेंटीमीटर देख रहे थे। ESU किसकी यूनिट है, चार्ज की है, और ये जो सेंटीमीटर यूनिट किसकी है, डी की है। अब यहाँ पे है ना, अगर चार्ज की यूनिट इन्होंने कूलाम्ब ले ली, और है ना जो डिस्टेंस की यूनिट इन्होंने मीटर ले ली, ठीक है, ले सकते हैं, है ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ एच एक्स इच कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम है। अगर यहाँ पे हमें जो डायपोल मोमेंट अगर है ना मीटर में दे रखा है, तो हम एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू रखेंगे वो मीटर में रख लेंगे, 10⁻⁻10 मीटर, ताकि मीटर मीटर फिर कैंसिल आउट हो सके। देन कैलकुलेट परसेंट आयनिक करेक्टर, तो परसेंट आयनिक करेक्टर के लिए क्या निकालेंगे, म्यू कोवलेंट जो ऊपर वैल्यू दी हुई है अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100। ठीक है, अब म्यू कोवलेंट तो हमारे पास दे दिया, ये कुलाम में दे रखा है, तो अब इंटू एन इंटू डी करेंगे ना म्यू आयनिक निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कुलाम में रख देंगे, सिंपल है, ताकि हमें तो कैंसिल आउट करना है, यूनिट्स कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो ये देखो 2.59 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम मीटर है, और यहाँ पे जो 401 ही है ना। एन तो कितना है, 1 है, ठीक है, तो एन, और है ना एक इलेक्ट्रॉन पे कुलाम में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। ठीक है, तो कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो डी की वैल्यू रखी है वो भी मीटर में रख दी, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो परसेंट आयनिक करेक्टर आएंगे वो कितने आ गए, 11.6% आ गए। अब नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच एटम, है ना, तो क्यू निकालना है, मतलब है ना, म्यू हमें दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाई डी। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, क्यू कितना आ गया, 0.19 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम आ रहा है। ठीक है, कुलाम ही यूनिट चल रही है हमारी, है ना, ये कुलाम आ रही है। ठीक है, अब ये जो जिस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो ही चार्ज जिस पे है ना कौन सा मॉलिक्यूल है, एच है ना, तो एच पे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस पे तो यही चार्ज किस में रहेगा, पॉजिटिव में रह जाएगा, और एक्स पे ये माइनस एक्स पे जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, -0.19 इंटू 10⁻⁻10 नहीं -19 सॉरी 10⁻⁻19 कुलाम, ये माइनस में रह जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑन ईच एटम है ना, वो ये क्यू निकाल लिया। अब फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज, तो फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज ऑन ईच एटम क्या होगा, क्यू अपॉन एन। क्यू कितना आ रहा है, 0.19 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम आ रहा है, और एन तो क्या है, एक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कुलाम में कितना चार्ज होता है, 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज कितना आ जाएगा, 0.116 कुलाम। नहीं, कुलाम नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो कोई यूनिट रहती ही नहीं है ना फ्रैक्शन की, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 0.116 ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। अब एक आप चीज देख रहे हो, जो परसेंटेज में आ रहा है और जो फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज में जो वैल्यू आ रही है ना उसको बटा 100 कर दोगे ना, तो वही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे हम सॉलिड स्टेट में भी देखते हैं ना, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, तो वही सेम चीज है। तो ये कितना हो गया, 0.116, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है भाई, 11.6% है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 11.6 अपॉन 100, यही तो होता है परसेंटेज का मतलब। तो ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब एक हेने स्मिथ फॉर्मूला भी होता है ना, आयनिक परसेंटेज आयनिक करेक्टर आर आल्सो कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेने स्मिथ फॉर्मूला। जो परसेंट आयनिक करेक्टर होते हैं ना, ये तो अब तक तो हमने डायपोल मोमेंट से कैलकुलेट किए थे, और एक हेने स्मिथ फॉर्मूला है जो कि ना डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पे बेस्ड है ना, तो उससे भी हम है ना परसेंट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें परसेंट आयनिक करेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है हेने स्मिथ फॉर्मूला, परसेंट आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करने का, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा EN का स्क्वायर। ठीक है, ये है हेने स्मिथ फॉर्मूला। देखो 16 एक्स ए माइनस एक्स पी, जहाँ पे एक्स ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है देन द एक्स पी। ठीक है,
तो है ना जो मतलब डेल्टा एक्स ए माइनस एक्स बी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई एन हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर इन जनरल अगर हम सिंपल भाषा में लिखें तो हेने स्मिथ फॉर्मूला क्या है परसेंट आयनिक करेक्टर निकालने का, हेने स्मिथ फॉर्मूला क्या है 16 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई एन प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई एन का स्क्वायर। ये हो गया हेने स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, मतलब 16 जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करो, प्लस है ना प्लस करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्क्वायर को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो भी आएगा ना वो क्या आएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा कोवलेंट बॉन्ड में। अब इसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एटम बी कितनी है, 1.2 इंटू 4 है ना, 1.2 एंड 4 है। तो डेल्टा ई एन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 1.2 कितना आएगा, 2.8 आएगा। 4 माइनस 1.2 तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें परसेंट आयनिक करेक्टर निकालने हैं तो क्या होगा, 16 माइनस एक्स से 16 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए माइनस एक्स बी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, 16 इंटू 2.8, 16 को 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3.5 को 2.8 के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उससे उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो 16 में 16 16 दूनी 32 16 3 48 होता है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम है 3 से, तो ये लगभग 44 के आसपास आ गया। और 3.8 को अगर 28 के स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2.8 का स्क्वायर कितना होता है, 7.84 होता है। इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 प्लस 27.3 हो जाएगा। तो टोटल करेंगे इन दोनों का तो ये कितने परसेंट आयनिक करेक्टर हो जाएंगे, 72.1% है ना आयनिक करेक्टर हो जाएंगे। ये इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, इतना तो ये तो था अब तक जो हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड में कितने आयनिक करेक्टर हैं, लेकिन अब जो फाजान्स रूल किसके साथ डील करता है कि आयनिक बॉन्ड में कितने कोवलेंट करेक्टर हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए फाजान्स रूल के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। थैंक यू सो मच।